राघव जब कोर्ट से बाहर निकला, अंतरा सुधीर की मर्सिडीज में बैठ चुकी थी। सुधीर ने गाड़ी का शीशा गिराया, राघव की तरफ देखा और अपनी जेब से 500 के नोटों की एक गड्डी निकालकर हवा में लहराई। तुम्हारी पूरी औकात इस गड्डी से कम है राघव। अंतरा ने उस मर्सिडीज के अंदर से राघव को थम्स अप का इशारा किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। राघव के भीतर कुछ टूट गया। उसका वो सीधापन, उसकी सराफत, उसकी वो कानून का सम्मान करने वाली सोच, सब कुछ उस मर्सिडीज के टायरों के नीचे कुचलकर साफ हो चुकी थी। राघव की आंखें उस काले रंग की चमचमाती मर्सिडीज के विंडशील्ड पर टिकी थी, जो धीरे धीरे कोर्ट परिसर के भारी लोहे के गेट की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की का शीशा आधा नीचे था। अंतरा ने अपनी उंगलियों से धूप का चश्मा थोड़ा नीचे सरकाया, राघव की तरफ देखा और उसके होठों पर एक ऐसी ठंडी, रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने वाली मुस्कान उभरी जिसने राघव के भीतर के बचे खुचे इंसान को भी झकझोर कर रख दिया। सुन लिया ना मिस्टर राघव, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास इस दुनिया को, अपने उस आलीशान फ्लैट को और अपनी बची कुची मर्दानगी को समेटने के लिए। और हाँ, अगले महीने की 1 तारीख को ठीक 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, वरना जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। अंतरा के वकील की ये आवाज राघव के कानों में किसी जलते हुए तेजाब की तरह उतरी थी। मर्सिडीज के भीतर बैठे उस शख्स सुधीर सिंघानिया ने अंतरा की तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाया। अंतरा ने पूरी बेशर्मी से उसका हाथ थामा और गाड़ी दिल्ली की तपती सड़क पर रेंगती हुई उछल हो गई। राघव वहीं कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके चारों तरफ वकीलों का हुजूम था। मुवक्किलों की चीख पुकार थी, कागजों की सरसराहट थी, लेकिन उसके लिए पूरी कायनात शांत हो चुकी थी। एक सीधा साधा मध्यम वर्गीय लड़का जो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर एक अदद इज्जत की जिंदगी कमाना चाहता था, आज कानून के एक ही झटके में सड़क पर आ चुका था। उसकी 1 लाख की सैलरी का आधा हिस्सा अब उस औरत की अय्याशियों और उसके अमीर बॉस की मर्सिडीज के पेट्रोल का खर्च उठाने में जाएगा, जिसने उस पर सबसे घिनौना, सबसे झूठा इल्जाम लगाया था। उसने आसमान की तरफ सूनी आंखों से देखा और पूरी रूह से एक ही चीख निकली, क्या इस देश में कानून कभी मर्दों का रोना सुनेगा, या हमारा वजूद सिर्फ इस कागजी जाल में पिसने के लिए ही बना है। राघव की कहानी कोई असाधारण कहानी नहीं थी। वो दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक बेहद साधारण 2 कमरों के मकान में पला बढ़ा था। पिता सरकारी दफ्तर में बाबू थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात में निकाल दी कि राघव और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। राघव बचपन से ही शांत, गंभीर और किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, कभी किसी विवाद में उसका नाम नहीं आया था। जब उसने नोएडा की एक जानी मानी आईटी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना शुरू किया, तो पूरे परिवार की आंखों में एक नई चमक थी। रात रात भर जागकर काम करना, वीकेंड्स पर भी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस का दबाव झेलना, राघव ने सब कुछ हंसते हुए सहा। उसकी मेहनत रंग लाई और 1 साल के भीतर ही उसकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच गई। बेटा राघव, अब तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच, एक अच्छा सा घर ले ले और कोई अच्छी लड़की देखकर घर बसा ले। हमारी जिम्मेदारी तो अब पूरी होने को है। उसके बूढ़े पिता ने एक शाम चाय की चुस्की लेते हुए कहा था। राघव ने वही किया जो हर भारतीय मध्यम वर्गीय लड़का करता है। उसने नोएडा के एक पॉश इलाके में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, पीएफ का पैसा और पिता की ग्रेच्युटी का एक हिस्सा मिलाकर एक खूबसूरत फ्लैट बुक किया। उसकी हर महीने की ईएमआई ही 45,000 रुपए थी। लेकिन राघव खुश था। उसे लगता था कि ईंट पत्थर के इस ढांचे को वो अपनी आने वाली जीवन संगिनी के साथ मिलकर एक खूबसूरत आशियाना बनाएगा। फिर उसकी जिंदगी में अंतरा की एंट्री हुई। अंतरा, जो उसी के ऑफिस के दूसरे डिपार्टमेंट में काम करती थी, खूबसूरत, बेहद आधुनिक, तेज तर्रार और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट। राघव को लगा कि उसे उसके सपनों की राजकुमारी मिल गई है, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि उस राजकुमारी की आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक आलीशान जिंदगी को पाने की भूखी चमक थी।
शादी के शुरुआती कुछ महीने किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजरे। राघव अंतरा की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने में लग गया। अंतरा को महंगे रेस्तरां में डिनर कराना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और हर वीकेंड पर लंबी ट्रिप्स पर जाना पसंद था। राघव अपनी 1 लाख की सैलरी में से 45,000 रुपए घर की किस्त में दे देता था और बची हुई 55,000 की रकम में से 50,000 वो अंतरा के हाथों में रख देता था, ताकि उसे कभी ये महसूस ना हो कि उसका पति कंजूस है। वो खुद साधारण जूतों और 2 साल पुरानी शर्ट में ऑफिस जाता था, लेकिन अंतरा के पास हर महीने नया बैग और नए सैंडल होते थे। राघव, तुम्हारी ये मिडिल क्लास आदतें कभी नहीं जाएंगी। मेट्रो से क्यों चलते हो? एक अच्छी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? अंतरा अक्सर नाक भौं सिकोड़ कर कहती। अंतरा, अभी घर की किस्त जा रही है, थोड़े दिन रुक जाओ। जैसे ही सैलरी बढ़ेगी हम एक अच्छी कार भी ले लेंगे। राघव हमेशा शांत लहजे में समझाता, लेकिन अंतरा के सब्र का बांध टूट रहा था। उसे वो फ्लैट छोटा लगने लगा था। उसे राघव का सीधापन उसकी कमजोरी लगने लगा था। वो अक्सर अपनी उन सहेलियों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर देखती थी जिनके पति बिजनेसमैन थे या जो विदेशों में छुट्टियां मना रहे थे। राघव का 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहना और कोडिंग की दुनिया में खोए रहना अब उसे खटकने लगा था। अंतरा ने दूसरी कंपनी में ज्यादा सैलरी पर नौकरी ज्वाइन कर ली। उसी दौरान अंतरा की कंपनी में एक बड़ा बदलाव हुआ। कंपनी के नए रीजनल डायरेक्टर बनकर आए सुधीर सिंघानिया। सुधीर उन लोगों में से था जिसके पास विरासत में मिली दौलत थी। दिल्ली के लुटियंस जोन में बंगला था और जिसकी गाड़ियों का काफिला देखकर लोग रुक जाते थे। और सबसे बड़ी बात, सुधीर की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और उसे अपनी तन्हाई मिटाने के लिए दफ्तर में किसी खूबसूरत चेहरे की तलाश थी। अंतरा ने बहुत जल्द सुधीर की नजरों में अपनी जगह बना ली। शुरुआत ऑफिस के प्रोजेक्ट से हुई, फिर वो धीरे धीरे सुधीर की पर्सनल असिस्टेंट जैसी भूमिका में आ गई। राघव ने नोटिस करना शुरू किया कि अंतरा अब घर पर बहुत कम समय बिताती थी। रात के 11 बजे राघव डाइनिंग टेबल पर खाना ठंडा होने का इंतजार कर रहा होता और अंतरा का फोन सुधीर के नाम से बजता। हाँ सुधीर, बस मैं अभी फाइल चेक करके तुम्हें मेल करती हूँ। शनिवार और रविवार को जहाँ राघव घर की सफाई करता या अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ लेने जाता, अंतरा ऑफिस कॉन्फ्रेंस के नाम पर जयपुर या उदयपुर के 5 स्टार होटलों में सुधीर के साथ वक्त बिता रही होती। एक रात जब राघव से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अंतरा का फोन चेक कर लिया। व्हाट्सएप पर जो चैट्स थीं, उन्हें पढ़कर राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे चैट किसी बॉस और एम्प्लॉय की नहीं थीं। सुधीर ने लिखा था, तुम उस 2 कौड़ी के इंसान के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो अंतरा? तुम्हारी जगह मेरे इस महल में है। और अंतरा का जवाब था, बस कुछ दिन और सुधीर, मैं उससे ऐसा सबक सिखाकर निकलूंगी कि वो ताउम्र याद रखेगा। जब राघव ने वो फोन अंतरा के सामने रखा तो अंतरा के चेहरे पर कोई शिकन, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। इसके विपरीत वो शेरनी की तरह राघव पर झपट पड़ी। हाँ, मैं सुधीर से प्यार करती हूँ। क्या कमी है उसके पास? तुम्हारे जैसा भीख मांगकर घर चलाने वाला इंसान नहीं है वो। तुम्हारी औकात क्या है राघव? 1 लाख रुपए? इतने पैसे तो सुधीर अपनी पार्टियों में एक रात में उड़ा देता है। तुम मेरे लायक कभी थे ही नहीं। अंतरा ने चीखते हुए घर के बर्तन दीवार पर दे मारे। अगर तुम्हें जाना है अंतरा तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, लेकिन इस तरह धोखा देना। राघव की आवाज रूंध गई थी। जाऊंगी? इतनी आसानी से? राघव, तुमने अभी अंतरा को जाना नहीं है। मैं जाऊंगी भी और तुम्हें इस तरह बर्बाद करके जाऊंगी कि तुम सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं बचोगे। अंतरा ने दांत पीसते हुए कहा और उसी रात अपना बैग पैक करके घर से निकल गई। राघव को लगा कि मामला शांत हो जाएगा, शायद आपसी सहमति से तलाक हो जाएगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि भारतीय कानून की कुछ धाराएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं जब उनका इस्तेमाल एक शातिर दिमाग औरत और एक रसूखदार पुरुष मिलकर करते हैं। ठीक 3 हफ्ते बाद एक मंगलवार की सुबह राघव के दफ्तर में 2 पुलिस वाले दाखिल हुए। पूरे दफ्तर के सामने जहां राघव की एक बड़ी इज्जत थी, उसे कॉलर से पकड़कर पुलिस वैन में डाल दिया गया।
अंतरा ने उस पर और उसके बूढ़े माता पिता पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। आरोप लगाया गया कि राघव और उसके परिवार ने अंतरा से 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की और न मिलने पर उसे सिगरेट से दागा। राघव उसे कमरे में बंद करके भूखा रखता था और उसके साथ मारपीट करता था। अंतरा ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि वो पूरी तरह से बेरोजगार है, उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और वो राघव की प्रताड़ना के कारण सड़क पर आ गई है। जबकि हकीकत में उसने सुधीर के कहने पर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था ताकि कोर्ट में खुद को बेसहारा दिखा सके। राघव के पिता जो दिल के मरीज थे, पुलिस थाने के चक्कर काटते काटते आईसीयू में भर्ती हो गए। राघव ने अपने जीवन की हर एक पाई जो उसने बहन की शादी के लिए बचाई थी, वकीलों की फीस और जमानत कराने में फूंक दी। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो राघव के वकील ने अंतरा की बैंक स्टेटमेंट्स, उसकी सुधीर के साथ तस्वीरें और उसकी लाइफ स्टाइल के सबूत पेश करने की कोशिश की। लेकिन कानून का ढांचा ऐसा है कि शुरुआती दौर में महिला के बयानों को अंतिम सत्य की तरह पेश किया जाता है। अंतरा ने कोर्ट रूम में साधारण कपड़े पहनकर, आंखों में नकली आंसू भरकर जज साहब के सामने ऐसी कहानी सुनाई कि पूरी अदालत की हमदर्दी उसकी तरफ हो गई। जज साहब ने राघव की एक न सुनी। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और वो फैसला सुनाया जिसने राघव की बची कुची रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। ये अदालत ये मानती है कि पीड़िता को उसके वैवाहिक घर से बेदखल किया गया है। इसलिए राघव को निर्देश दिया जाता है कि वो 7 दिनों के भीतर उक्त फ्लैट को खाली कर दे ताकि पीड़िता वहां ससम्मान रह सके। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की 1 लाख रुपए की आय को देखते हुए 50,000 रुपए प्रति माह अंतरिम भरण पोषण के रूप में पीड़िता को दिया जाए। अदालत का ये फैसला राघव के लिए किसी मौत के फरमान जैसा था। 45,000 रुपए उसके घर की ईएमआई में जा रहे थे। 50,000 रुपए अब अंतरा के पास जाएंगे। राघव के पास अपनी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए बचने वाले थे। 5,000 रुपए में वो दिल्ली जैसे शहर में कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ कैसे लाएगा, अपने पिता का इलाज कैसे करवाएगा। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जिस घर की किस्त राघव अपनी जेब से भर रहा था, उस घर के अंदर अब अंतरा अपने बॉस सुधीर के साथ ऐश करने वाली थी। वो घर जिसे राघव ने अपने खून से सींचा था, अब उसकी तबाही का गवाह बनने जा रहा था। क्या कानून अंधा होने के साथ साथ बहरा भी है? राघव ने कोर्ट के बाहर खड़े अपने वकील का कुर्ता पकड़कर झकझोर दिया। क्यों सर, एक मर्द होना इस देश में गुनाह बन गया है। अगर मैं रोता हूँ तो मुझे कमजोर कहा जाता है। अगर मैं सबूत दिखाता हूँ तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक औरत का एक सफेद झूठ मेरे पूरे खानदान को सूली पर टांग देता है और उसकी सच्चाई कोई देखना नहीं चाहता। वकील ने मायूसी से अपना सिर झुका लिया। राघव, ये व्यवस्था ऐसी ही है। यहाँ महिला सशक्तिकरण के नाम पर बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल अब कुछ शातिर लोग हथियार की तरह कर रहे हैं। तुम्हें सब्र रखना होगा। सब्र? राघव हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन था। सब्र करने के लिए पेट में रोटी होनी चाहिए सर। मेरी जेब में 5,000 रुपए बचे हैं। मैं किराए का मकान लूं या अपनी माँ पापा का इलाज कराऊं? राघव जब कोर्ट से बाहर निकला तो उसने देखा कि अंतरा सुधीर की मर्सिडीज में बैठ चुकी थी। सुधीर ने गाड़ी का शीशा गिराया, राघव की तरफ देखा और अपनी जेब से 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी निकालकर हवा में लहराई, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारी पूरी औकात इस गड्डी से कम है राघव। अंतरा ने उस मर्सिडीज के अंदर से राघव को थम्स अप का इशारा किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। राघव के भीतर कुछ टूट गया। उसका वो सीधापन, उसकी वो शराफत, उसकी वो कानून का सम्मान करने वाली सोच, सब कुछ उस मर्सिडीज के टायरों के नीचे कुचल कर साफ हो चुकी थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी आधी सैलरी लेकर ऐश करने वाली उस औरत को मैं क्या सजा दूं? क्या वो अंतरा के दफ्तर जाकर उसका पर्दाफाश कर दे? क्या वो सुधीर के घर के बाहर जाकर हंगामा करे? या फिर क्या वो कानून को अपने हाथ में ले ले? नहीं, राघव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका दिमाग लॉजिक पर चलता था।
उसने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगर तुम सोचती हो अंतरा कि तुमने मुझे हरा दिया है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने सिर्फ मेरी शराफत को मारा है, लेकिन मेरे भीतर के उस इंसान को जगा दिया है जो अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम्हें तुम्हारी सही जगह न दिखा दे। राघव ने मुट्ठियां भींच लीं। राघव वापस अपने उस फ्लैट पर आया जहां हर कोने में अंतरा के झूठ और फरेब की बू आ रही थी। उसने अलमारी खोली। अंतरा के छोड़े हुए कुछ महंगे कपड़े, उसके परफ्यूम्स और उसकी शादी की तस्वीरें, सब कुछ एक जगह इकट्ठा किया। उसने माचिस की तीली निकाली और बालकनी में ले जाकर उन सब में आग लगा दी। जलती हुई तस्वीरों की लपटों को देखते हुए राघव ने अपने सूटकेस में अपनी किताबें, अपना लैपटॉप और अपने माता पिता की तस्वीरें पैक की। 7वें दिन जब वो घर की चाबी कोर्ट के बैलिफ को सौंप रहा था, तो उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो अब रोने वाला राघव नहीं था। उसने दिल्ली के एक बेहद सस्ते और तंग इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसने अपनी कंपनी से बात करके नाइट शिफ्ट ले ली, ताकि वो दिन के समय अपनी कानूनी लड़ाई खुद लड़ सके। उसने इंटरनेट पर पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों से संपर्क किया। उसे पता चला कि वो अकेला नहीं है। इस देश में लाखों राघव हैं जो हर दिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, जिनकी शालीनता को उनकी कमजोरी मानकर कुचला जा रहा है। राघव ने अब एक एक सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने सुधीर और अंतरा के उन होटलों के बिल निकाले जहां वे ऑफिस ट्रिप के नाम पर रुकते थे। उसने अंतरा के कारपोरेट बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स निकालने के लिए अपने आईटी के दोस्तों की मदद ली, जिससे ये साबित हो सके कि उसके पास गुप्त रूप से लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। उसने सुधीर सिंघानिया की पहली पत्नी से संपर्क किया, जो खुद सुधीर के खिलाफ एक केस लड़ रही थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा मोर्चा तैयार किया जो सुधीर और अंतरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाला था। लड़ाई लंबी थी। 2 साल बीत गए। राघव की दाढ़ी बढ़ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। वो हर महीने अपनी सैलरी का 50,000 रुपए कोर्ट के जरिए अंतरा के खाते में भेजता रहा, भले ही उसे खुद नमक रोटी खाकर दिन गुजारने पड़े। वो कोर्ट को ये मौका नहीं देना चाहता था कि वे उसे डिफॉल्टर कहें। और आखिरकार वो दिन आया जब ऊपरी अदालत में राघव की अपील पर सुनवाई हुई। इस बार राघव के पास सिर्फ आरोप नहीं थे, उसके पास ठोस डिजिटल सबूत थे। राघव खुद कटघरे में खड़ा हुआ। उसने जज साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, माय लॉर्ड, मैं यहाँ अपनी 50,000 की सैलरी वापस मांगने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि क्या इस देश में एक पुरुष की ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा अपराध है? इस औरत ने कोर्ट को गुमराह किया, झूठे हलफनामे दिए और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए एक पूरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला, तो इस देश का कोई भी पिता अपने बेटे को सीधा और ईमानदार बनने की सीख नहीं देगा। राघव के वकील ने स्क्रीन पर वो सारे वीडियो, वो सारे बैंक ट्रांजैक्शंस और अंतरा की सुधीर के साथ विदेश यात्राओं के बोर्डिंग पासेज रख दिए, जिन्हें अंतरा ने कोर्ट से छिपाया था। ये साफ हो गया कि अंतरा बेसहारा नहीं थी, बल्कि वो एक अमीर बिजनेसमैन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, और राघव से सिर्फ बदला लेने और उसे निचोड़कर पैसा वसूलने के लिए ये केस किया गया था। अदालत का सन्नाटा टूट गया। जज साहब का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अंतरा की तरफ देखा, जो अब डर से कांप रही थी। सुधीर सिंघानिया कोर्ट रूम के पिछले हिस्से में बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने माहौल भांपा, वो बिना अंतरा की तरफ देखे चुपचाप कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। अंतरा का भरण पोषण तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। कोर्ट को गुमराह करने और झूठा हलफनामा देने के जुर्म में अंतरा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि राघव का फ्लैट उसे वापस सौंप दिया जाए और अंतरा 24 घंटे के भीतर वो घर खाली करे। जब कोर्ट रूम से बाहर निकलकर अंतरा ने राघव का रास्ता रोकना चाहा, उसकी आंखों में अब वो अहंकार नहीं, बल्कि भीख मांगने वाले भाव थे।
सुधीर उसे छोड़कर जा चुका था, क्योंकि सुधीर की कंपनी ने इस विवाद के कारण उसे सस्पेंड कर दिया था। अंतरा अब न घर की रही थी न घाट की। राघव, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुधीर ने मुझे भड़काया था। चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं। तुम्हारा वो घर। अंतरा ने रोते हुए राघव का हाथ पकड़ना चाहा। राघव ने धीरे से अपने हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर एक गहरी शांत संतुष्टि थी। अंतरा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। सजा तुम्हें तुम्हारी अपनी फितरत ने दे दी है। जिस मर्सिडीज की हनक तुमने मुझे दिखाई थी, आज उसी मर्सिडीज का धुआं तुम्हारी जिंदगी को काला कर चुका है। मेरा घर मुझे वापस मिल गया है और मेरी सैलरी भी। लेकिन जो 10 साल की शराफत तुमने मुझसे छीनी थी, उसके बदले तुमने मुझे एक ऐसा योद्धा बना दिया है जो अब कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। राघव मुड़ा और कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। इस बार धूप तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई जलन नहीं थी। उसने अपने फोन पर अपनी माँ का नंबर डायल किया और कहा, माँ, घर की चाबी मिल गई है। चलो अपना आशियाना फिर से सजाते हैं। राघव अब अकेला नहीं था। उसने कानून के उस काले पन्ने को पलट दिया था और साबित कर दिया था कि देर से ही सही, अगर एक मर्द अपनी सच्चाई और हौसले के साथ खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा झूठ भी उसके सामने घुटने टेक देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हर बार महिला ही पीड़ित होती है या पुरुष भी महिलाओं के अत्याचारों का शिकार हो सकता है? और अपने देश का कानून क्या दोनों को समानता का अधिकार देता है या नहीं? क्या आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? तो कहाँ? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।